तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक, और हमारा टॉपिक है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ऑप्टिकल जो दिया हुआ है, ये ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है। तो बेटा ऑप्टिकल का मतलब होता है मिरर। हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे ना वो मिरर से रिलेटेड बात करने वाले। तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, मिरर, है ना। और फिर है हमारा आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या बोले अपने कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बिल्कुल सेम, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। उसी को अपन कहते हैं क्या, आइसोमेरिज्म। लेकिन हम यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए, हैलोजन डेरिवेटिव, है ना। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है बेटा चिराल कार्बन एटम। कौन सा, चिराल कार्बन एटम। तो आपको समझना पड़ेगा कि चिराल वाला जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या दिया हुआ है, कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल which carries 4 different groups or atoms is called as चिराल कार्बन एटम। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जो कार्बन एटम होता है, इस कार्बन एटम की बेसिकली जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ये तो आपको पता है ना। और इसकी जो वैलेंसी 4 वैलेंसी होती ना, तो यहाँ पर कोई भी एटम्स या ग्रुप जो है इस वैलेंसी को फुलफिल कर सकता है, राइट। तो हमारा चिराल कार्बन एटम ये बोलता है कि चिराल कार्बन एटम किसी भी मॉलिक्यूलर के अंदर जो कार्बन एटम जो है और इसमें चारों के चारों वैलेंसी में जो एटम्स या जो ग्रुप है वो डिफरेंट अटैच होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कौन सा, चिराल कार्बन एटम। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बनाऊँ तो सपोज करो कि ये वाला C2H5, ठीक है, यहाँ पर H ले लिया मैंने, यहाँ पर Cl ले लिया और यहाँ पर मैंने CS3 ले लिया। तो ये अगर आप कंपाउंड देख पा रहे हो या ये अगर आप मॉलिक्यूल देख पा रहे हो तो इसमें देखो ये पहला जो एटम या ग्रुप जो है वो कौन सा है, ये है बेटा क्लोरो। दूसरा एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल कौन सा दिख रहा है, CS3, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, C2H5। तो मतलब इस कार्बन एटम के चारों जो ग्रुप है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट। और जब भी कोई मॉलिक्यूल के अंदर कोई कार्बन एटम चारों के चारों एटम या चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच रहते हैं तो उसे हम चिराल कार्बन एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, चिराल कार्बन एटम। बात समझ में आ रही है बेटा। कोई भी ऐसा कंपाउंड देखो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पर मैं हर जगह हाइड्रोजन ले रहा हूँ, मतलब ये एग्जांपल किसका, मीथेन का। यहाँ पर आप देखोगे ना तो चारों जगह देखो पूरे सेम एटम अटैच है। तो जहाँ पर सेम अगर एटम या ग्रुप अगर सेम अटैच है तो वो चिराल नहीं होगा, वो होगा अचिराल। क्या होगा, अचिराल, है ना। देखिए हम तो यहाँ पर चिराल कार्बन एटम पढ़ रहे हैं। तो भाई चिराल कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम होता है जहाँ पर सारे के सारे एटम्स या सारे के सारे ग्रुप जो है वो डिफरेंट अटैच रहेंगे, है ना। और अच्छा यहाँ पर हम जो चारों के चारों एटम ग्रुप, जो चारों के चारों एटम्स या ग्रुप जो है हम डिफरेंटली अटैच तो कर रहे हैं, तो उसका कुछ साइन भी तो होगा, राइट। तो हम यहाँ पर साइन जो है वो दिखाया गया एस्टेरिक। कौन सा, एस्टेरिक, मतलब जो स्टार साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल इस मार्क विथ एस्टेरिक साइन, मतलब आपको चिराल कार्बन एटम को जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको हमेशा स्टार से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार जो है ये दिखाता है कि यहाँ पर जो चारों के चारों एटम या ग्रुप जो अटैच है इस कार्बन एटम पे तो वो पूरे के पूरे क्या है, वो डिफरेंट है। इसलिए हम यहाँ पर एस्टेरिक साइन या फिर स्टार साइन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और जबकि ये जो कंपाउंड जो दिख रहा है आपको ये है अचिराल, तो यहाँ पर कोई भी स्टार साइन नहीं आएगा। क्यों स्टार साइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों एटम या ग्रुप जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। चलो ये बात समझ में आ गई बेटा, ये चिराल मॉलिक्यूल समझ में आया कि चिराल कार्बन एटम क्या होता है। तो चिराल कार्बन एटम एक ऐसे कार्बन एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जहाँ पर एटम या ग्रुप जो है वो चारों एटम या ग्रुप जो है वो डिफरेंट अटैच रहेंगे, उसे अपन चिराल कार्बन एटम कहते हैं। और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम स्टार साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, है ना। ये जो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बना के दिया हो, ये 2-क्लोरोब्यूटेन का है। कौन सा,
2-क्लोरोब्यूटेन। अगर मैं बेसिकली उसके स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो देखो 2-क्लोरोब्यूटेन देख लिए, 2-क्लोरोब्यूटेन है ना। देखो यहाँ पर बेटा कार्बन एटम कितने, यहाँ 4 है, तो मैं यहाँ पर कार्बन एटम 4, ब्यूटेन मतलब कार्बन एटम 4 होता है, AN मतलब पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने पूरे सिंगल बॉन्ड ले लिया। अब देखो क्लोरो जो है ना वो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे, तो ये सेकंड पे आ गया क्लोरो। अब मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH आएगा, यहाँ पर CH2 आएगा और यहाँ पर CH3 आएगा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये 2-क्लोरोब्यूटेन का है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज और कर लेता हूँ। देखो ये CH3 तो यहाँ पर जैसे का वैसा लिख दिया मैंने, राइट। अब यहाँ पर जो है ये वाला कार्बन एटम जो देख रहे हो, ये कार्बन एटम, इस कार्बन के नीचे में दिया हुआ है बेटा Cl, और ये जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जो लगा हुआ है मैं इसको जस्ट ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये CH2 CH3 मतलब क्या होता है, C2H5। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर चारों के चारों एटम या जो ग्रुप है वो कैसे है, बिल्कुल डिफरेंट अटैच है, इसलिए यहाँ पर क्या साइन आएगा, स्टार साइन मतलब एस्टेरिक साइन आएगा। और ये कार्बन तो कौन सा कार्बन बोलेंगे, हम चिराल कार्बन एटम बोलेंगे। चलो ये बात क्लियर है बेटा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है 2-क्लोरोब्यूटेन का, है ना। व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 चिराल एटम इट एक्वायर अ यूनिक प्रॉपर्टी। और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर वहां पर कम से कम एक चिराल कार्बन एटम है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वहां पर कम से कम एक चिराल कार्बन एटम है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल यूनिक बिल्कुल अलग हो जाती है प्रॉपर्टी। जब भी किसी मॉलिक्यूल में अगर एक चिराल कार्बन एटम अगर कंटेन करके रखता है, इसका मतलब वो जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल यूनिक तरीके से बनेगी, है ना। तो हम चिराल मॉलिक्यूल जो है वो पहले देख लेते। आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। फिर हमारा है बेटा चिराल मॉलिक्यूल। कौन सा, चिराल मॉलिक्यूल। क्या दिया हुआ है, अ मॉलिक्यूल कैन नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज कॉल्ड एज चिराल मॉलिक्यूल। देखो बेटा, अब आपको सबसे पहले ये सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज क्या होता है वो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूँ कि कोई ये कंपाउंड है, जनरल एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये समझो यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ पर C है और ये D है, ऐसा मान लो कि कोई कंपाउंड है। अगर मैं उसको मिरर प्लेन के सामने लेके जाता हूँ, ये है बेटा मिरर, क्या है ये, मिरर, है ना। अगर मैं इस मिरर के सामने इस कंपाउंड को लेके जाता हूँ, है ना, और देखो यहाँ पर चारों के चारों एटम कैसे बिल्कुल अलग है, A, B, C, D बिल्कुल अलग है, इसका मतलब ये कौन सा होगा, ये होगा चिराल कार्बन एटम। तो जैसे मैं इसको मिरर के सामने लेके जाऊंगा ना, तो आपको स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो B जो है, ये जो B जो राइट हैंड साइड में दिख रहा था ना आपको, अब वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और ये जो A लेफ्ट हैंड साइड में था ना वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। और स्टार साइन जो राइट हैंड साइड में था अब वो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। तो ये जो आप इफेक्ट जो देख पा रहे हो, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जब आप उसको मिरर के सामने लेके जाते हो तो उसकी अगर पोजीशन चेंजेस होती है, यानी वो चेंज होता है, दैट मीन्स वो कौन सा है, नॉन सुपर इम्पोज। कौन सा, नॉन सुपर इम्पोज। बात समझ में आ रही है। देखो ये अगर आप फिगर को देख पा रहे हो, देखो ये जो हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड वाला, देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द पर्सन, ये वाला जो अगर आप हैंड को देख पा रहे हो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही आप इसको मिरर के सामने लेके गए, ना, तो ये जो थंब जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा था अब वो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, राइट। वैसे आप चप्पल की अगर बात करें, अपन सैंडल की अगर बात करें ना, तो देखो ये सैंडल जो इस तरह का जो पहले स्ट्रक्चर था, है ना, अब उसको आपके मिरर के सामने जाने के बाद देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ें जो बदल रही है, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने जाने के बाद में अगर वो ऑब्जेक्ट चेंज होता है, मतलब रोटेट होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन सुपर इम्पोजेबल कहते हैं। कौन सा, नॉन सुपर इम्पोज, राइट, है ना। और सुपर इम्पोज की अगर बात करें तो भी सुपर इम्पोज जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो मिरर के सामने के जाने के बाद में वो बिल्कुल भी रोटेट या बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, यहाँ पर ये A है, यहाँ पर A है, ये समझो ऐसा ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं मिरर के सामने लेके जाऊँगा, तो ये सेम टू सेम इसी तरह दिखेगा, रोटेट होगा भी तो ये रोटेट हो नहीं पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये है बेटा सुपर इम्पोज। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट
कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने जाने के बाद में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है उसे हम सुपर इम्पोज मिरर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो आप ये चेयर जो आप देख पा रहे हो, ये जो आपको चेयर देख पा रहे हो है ना, देखो ये चेयर और ये चेयर देखो दोनों तरीके से सेम दिख रही है। जैसे ये चेयर है वैसे ये चेयर है ना, देखो ये चेंज नहीं हो पा रही। जैसे ये ग्लास, अगर आप ग्लास को देखोगे तो देखो ये ग्लास जो है कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक उसी तरह से अगर आप ये बॉल को अगर आप मिरर के सामने लेके जाओगे ना तो ये बॉल भी कभी चेंज नहीं होता। वैसे स्पून, चम्मच को अगर आप लेके जाओगे ना बेटा मिरर के सामने तो स्पून जैसे का वैसा रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ये ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने जाने के बाद में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है उसे हम सुपर इम्पोज कहते हैं, मतलब अचिराल। कौन सा? अचिराल। और जो मिरर के सामने चेंज होते तो वो कौन से? चिराल। आई होप इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इन्हीं को अपन बोलते हैं बेटा चिराल मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कैन नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज, है ना। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो बिल्कुल नॉन सुपर इम्पोज होते हैं मिरर के सामने। मिरर के सामने क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोज बोलते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? चिराल मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? चिराल मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल कि जब वो मिरर के सामने जाएंगे तो अपनी पोजीशन, मतलब वो रोटेट होगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, उसे हम चिराल मॉलिक्यूल कहते हैं ना। और जो प्रॉपर्टी वहाँ पर यानी जो फिनोमिना हो रहा है उस फिनोमिना को अपन कहते हैं बेटा चिरालिटी। क्या कहते हैं? चिरालिटी। बात समझ में आ रही है क्या? कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसको मिरर के सामने लेके जाते हो और अगर वो चेंज होता है तो उसे ऐसे मॉलिक्यूल को हम चिराल मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। और अगर वहाँ पर कोई फिनोमिना हो रहा है तो उस फिनोमिना को हम चिरालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरालिटी कहते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हुआ है ना। देन उसके बाद में दिया हुआ है अ फ्यू ऑब्जेक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ विच एग्जिबिट सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप। मतलब हम अपने डेली लाइफ में ऐसे कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो मिरर के साथ में सुपर इम्पोज भी होते हैं और नॉन सुपर इम्पोज भी होते हैं ना। जैसे हम घर में जैसे ये जो ग्लास ऑफ वाटर देखते हैं ना, तो ये डेली लाइफ का हमारा एग्जाम्पल है, तो वो कौन सा है? सुपर इम्पोज। जो हम चप्पल पहनते हैं वो एग्जाम्पल किसका है? नॉन सुपर इम्पोज। हमारा जो हैंड है मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ऑफ द पर्सन, ये भी क्या है बेटा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये सब जो मॉलिक्यूल से पूरे, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? चिराल मॉलिक्यूल, है ना, चिराल मॉलिक्यूल। और जो चीजें बदलती नहीं उसके अचिराल मॉलिक्यूल कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट चिराल कार्बन एटम, चिराल मॉलिक्यूल्स, है ना, और चिरालिटी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। हाँ, नेक्स्ट है हमारा कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2-क्लोरोब्यूटेन। कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2-क्लोरोब्यूटेन। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ना 2-क्लोरोब्यूटेन के साथ में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करने जा रहे हैं, तो आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको अभी बताया कि 2-क्लोरोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनता है। देखो मैं यहाँ पर एक्सपांड करके बताता हूँ। ब्यूटेन मतलब कार्बन एटम कितने बेटा? बेसिकली 4 कार्बन एटम, है ना। और इस पे क्लोरो कौन सा नंबर पे है? सेकंड पे क्लोरो, है ना। फिर आप इसको क्या कर दो? एडजस्ट कर दो, CH2 कर दिए अपन ने। अब इसको अपने को स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे बोला था मैंने आपको? देखो यहाँ पर ये H, नीचे में Cl, फिर इधर में अपन ने CH3 ले लिए और इधर में अपन ने C2H5 ले लिए, राइट। क्योंकि ये चिराल मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? स्टार साइन। तो ये हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन का क्या है बेटा? स्ट्रक्चर है। और इसी का हमको पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल मतलब मिरर आइसोमर जो है वो आपको अभी बना के देना है। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है? लेट अस कंसीडर द एटम्स और ग्रुप अटैच टू ईच कार्बन इन 2-क्लोरोब्यूटेन। हमको कुछ एटम्स या ग्रुप जो है वो अपने को कंसिडर करना है जहाँ पर 2-क्लोरोब्यूटेन में ये सब क्या है? ये बेटा अटैच है ना। ऐसे कुछ एटम्स या ग्रुप जो है हमको यहाँ पर कंसिडर करना है, राइट। तो देखो ये CH3, CH, Cl, CH2, CH3, ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये है बेटा 2-क्लोरोब्यूटेन का। किसका? 2-क्लोरोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर। देखो ये जो मैंने आपको बना के दिया हो इस तरह का, है ना। ये तो ये Cl यहाँ पर दे दिया उसने, तो ये क्या है? CH3, CH, Cl, CH2, CH3। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ किसका? 2-क्लोरोब्यूटेन का, है ना। चलो इसको हम अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं ना। देखो
क्या दिया हुआ है, कार्बन नंबर 1 में देखोगे आप, देखो मैं यहाँ पर आपको अलग से बना के दिखाता हूँ, CH3CH और फिर इसके ऊपर दिया हुआ है Cl, है ना, और फिर यहाँ पर CH2 और ये CH3। थोड़ा मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ। देखो इस पहला कार्बन एटम ये है, देखो ये पहला कार्बन एटम ले लिया मैंने, ये दूसरा कार्बन एटम ले लिया, ये तीसरा कार्बन एटम ले लिया और ये चौथा कार्बन एटम ले लिया, है ना। तो ये पहले कार्बन एटम की अगर मैं बात करूँ तो पहले कार्बन एटम पे हाइड्रोजन कितने देखो 3 है ना बेटा, तो देखो मैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिखता हूँ, ये 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन लिख लिया मैंने। फिर अब मैं सेकंड कार्बन एटम पे आता हूँ, ये आया सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे, तो यहाँ पर देखोगे आपको तो एक आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है वो नीचे दे देता हूँ, ठीक है ना। और इसके ऊपर में क्या दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऊपर में Cl लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। फिर उस थर्ड नंबर के कार्बन एटम पे आ जाओ, ये थर्ड नंबर का कार्बन एटम, तो इस पे कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 है, एक हाइड्रोजन ऊपर लगेगा बेटा और एक हाइड्रोजन नीचे लगेगा, ठीक है ना। अब बात आती है चौथे नंबर के कार्बन एटम पे, तो ये चौथे नंबर कार्बन एटम पे देखो हाइड्रोजन कितने लगे हुए, 3 लगे हुए ना, तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये हमारा हो गया एक्सपांड फॉर्म, है ना, हम स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिए, है ना। अब ये कौन से नंबर का है, ये है हमारा फर्स्ट नंबर का, ये कौन सा नंबर का, सेकेंड नंबर का, ये कौन सा है, थर्ड नंबर का, और ये है हमारा फोर्थ नंबर का। ये आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये वाला जो एक्सपांड वाला जो फॉर्म है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो कार्बन एटम नंबर 1 पे देखो ये कार्बन नंबर 1, तो फर्स्ट कार्बन पे आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पे देखो कितने कितने कंपाउंड है। देखो ये पहला कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, देखो ये 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन है, देख पा रहे हो आप, देखो ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा। मैं बात कर रहा हूँ पहले कार्बन एटम की, तो ये पहले कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए, देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये देखो ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन, राइट, आपको दिख रहा है। और बाकी ये जो कंपाउंड है देखो ये जैसे का वैसा CHCl, ये CHCl, फिर CH2 और फिर CH3, ठीक है ना। ये हमारा था पहला कार्बन एटम का। अब बात आती है सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे, तो सेकंड नंबर का कार्बन एटम मतलब ए वाला, देखो ये वाला, इस पे क्या है, ये पहला H दिया हुआ है और दूसरा Cl दिया हुआ है, देखो ये H दिया हुआ है और ये Cl दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो, ये H है और ये Cl है, HCl, है ना। और बाकी क्या है, इससे अटैच क्या है, 8 CH3 ग्रुप है, और इधर में थर्ड नंबर पे क्या है, CH2 है, और फोर्थ नंबर पे क्या है, CH3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बात करें अपन थर्ड नंबर के प्रॉब्लम की ना, तो थर्ड नंबर पे अगर आप देखोगे, थर्ड नंबर हमारा ये है, तो इस पे देखो 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, देखो 2 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, और इससे क्या कनेक्ट है बेटा, CH3, देखो ये CH3 कनेक्टेड है ना। और इधर में फर्स्ट नंबर पे क्या है, CH3, तो देखो फर्स्ट नंबर पे CH3, और सेकंड नंबर पे है CHCl, तो सेकंड नंबर पे CHCl है ना। चलो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। अब बात करें अपन चौथे नंबर के कार्बन एटम की, तो चौथे नंबर का कार्बन एटम ये है, देखो तो ये चौथे नंबर के कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम कितने बेटा, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, है ना। फिर बाकी ये सीरीज जैसी की वैसी, देखो फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ है, CH3, ये फर्स्ट नंबर पे CH3, फिर सेकंड नंबर पे CHCl, देखो ये CHCl, और थर्ड नंबर पे CH2, देखो ये CH2। आई तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। बस इसी को ज़्यादा समझना बहुत जरूरी था। अब ये जो सारे के सारे जो पॉइंट हमने अभी देखे, मतलब कार्बन एटम 1 सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, चारों कार्बन एटम को आप देखोगे तो चारों के चारों एटम या ग्रुप जो है वो किस में डिफरेंट है ना। देखो पहले कार्बन एटम पे देखोगे तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर सिमिलर हो रहे हैं, राइट, तो ये चिरन मॉलिक्यूल तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्या, नहीं होगा। अब आप सेकंड नंबर के कार्बन एटम की बात करो, देखो पहला यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, दूसरा कौन सा है, क्लोरो है, तीसरा कौन सा है बेटा, CH3 है, और चौथा कौन सा है, CH2 CH3, मतलब मैं इसको C2H5 ले लेता हूँ, है ना। देखो CH2 और CH3 को मैं क्या बना सकता हूँ, C2H5 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल भी, है ना। CH2 CH3 मतलब क्या है, C2H5। देखो चारों के चारों एटम या ग्रुप जो है देखो कैसे है, डिफरेंट, पहला हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा मिथाइल और चौथा इथाइल, देख पा रहे हो आप। इसका मतलब ये क्या है, हमारा चिराल है, राइट।
उसके बाद में थर्ड नंबर पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पर भी आपको 2 हाइड्रोजन सिमिलर हो रहे हैं, मतलब ये भी नहीं है। और चौथे कार्बन एटम पे देखोगे तो यहाँ पर भी सिमिलर दिख रहे हैं आपको 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब हमारे पास जो कार्बन एटम सेकंड जो है ये हमारा चिराल कार्बन एटम रहेगा। क्या रहेगा? चिराल कार्बन एटम रहेगा। बात आपको समझ में आ रही क्या? है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप कार्बन एटम सेकंड पे देखोगे ना बेटा, तो पहला हाइड्रोजन एटम है, दूसरा Cl है, तीसरा मिथाइल है और चौथा इथाइल है। C2H5 मतलब क्या होता है बेटा? इथाइल। तो चारों के चारों एटम या ग्रुप जो है वो कैसे है? डिफरेंट। दैट मीन्स सेकंड नंबर का कार्बन एटम क्या है बेटा? चिराल है ना। इट कैन बी सीन दैट द 4 ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन सेकेंड आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर चारों कार्बन एटम को देखोगे आप तो सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पे चारों के चारों एटम या ग्रुप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट अटैच है, यहाँ डिफरेंट बॉन्डेड है। हैंस द C2 इन 2 क्लोरोबेटन इज अ चिराल कार्बन एटम। इसका मतलब ये जो सेकेंड नंबर का कार्बन एटम जो है, ये सेकेंड नंबर का कार्बन एटम जो है वो कौन सा कार्बन एटम रहेगा? चिराल कार्बन एटम रहेगा। बात समझ में आई? किसी ने अगर पूछा कि 2 क्लोरोब्यूटेन में कौन सा ऐसा कार्बन एटम है जो चिराल कार्बन एटम है ना, तो यहाँ पर CH3, ये CH, यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर CH2 CH3 मतलब C2H5। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना बेटा, तो बेसिकली देखो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ पे देखोगे तो सेकंड नंबर पे देखो आपको चारों एटम या ग्रुप जो है वो डिफरेंट अटैच है। इसका मतलब सेकंड नंबर का कार्बन एटम क्या होगा? ये होगा बेटा चिराल मॉलिक्यूल, मतलब चिराल कार्बन एटम रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। देयरफॉर देखो ये अपन यहाँ पर कंपाउंड भी जो है बना ले लिए, ठीक है ना। और जैसे हम इसको अब देखो चिराल तो है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिरर के सामने जाने के बाद में क्या होगा? रोटेट तो करेगा ना बाबा, क्योंकि ये कौन सा है बेटा? ये है चिराल। क्या ये? चिराल। और जब भी आप जब भी आप इसको मिरर के सामने लेके जाओगे तो क्या होगा? चेंज होगा। और जो चेंज होता है उसको अपन क्या करते हैं? नॉन सुपर इम्पोज। कौन सा? नॉन सुपर इम्पोज। देखो यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन का। कौन सा? 2 क्लोरोब्यूटेन का, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है कि ये जो है ये ऑर्डिनरी लाइन तो दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड लाइन है, ये थोड़ी बोल्ड लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं अपन इसको। तो आगे अपन इसके यानी लास्ट में अपन देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और वेज फार्मूला क्या होता है। फिलहाल तो आपको ये समझो कि ये जो आपको कंपाउंड जो दिख रहा है ये कौन सा है बेटा? ये है 2 क्लोरोब्यूटेन का। कौन सा? 2 क्लोरोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है। देखो C2H5 Cl और CH3, इसमें 4 एटम जो है ये कंटेन करके रखता है। लेकिन जैसे ही आप इसको मिरर में मतलब मिरर प्लेन में लेके आप जाओगे तो देखो आपको जो ये जो Cl जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा था, जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, अब वो किधर दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। और जो हाइड्रोजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, अब वो किधर हो गया? राइट हैंड साइड में हो गया। देख पा रहे हो आप? और ये जो स्टार जो साइन है, मतलब जो एस्टेरिक साइन है, जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा था, तो मिरर पे जाने के बाद में वो कौन सा दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो था हमारा, ये पूरा था एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2 क्लोरोब्यूटेन। आप चाहो तो आप लैक्टिक एसिड का भी यूज कर सकते हो। किसका? लैक्टिक एसिड का, ठीक है ना। तो 2 क्लोरोब्यूटेन के समान ही है वो लैक्टिक एसिड। आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ चुका होगा। और फिर भी अगर आपको चीज़ें अगर कुछ डाउट लग रही है तो इस वीडियो को 2-3 बार जो है वो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सा? प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है? हम इसको शॉर्ट में ना PPL भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन शॉर्ट में? PPL। PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। कौन सा? प्लेन पोलराइज लाइट हम इसके शॉर्ट में कहते हैं। तो समझते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपन कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। तो देखो मैं पहले आपको इसका बेसिक जो है वो कंफर्म करा देता हूँ। पहले बेसिक आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमको प्लेन पोलराइज लाइट अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा कोई भी ऑर्डिनरी लाइट ले लेता हूँ। ये है अपने कोई भी एक एट रैंडम, कोई भी रैंडमली एक लाइट ले लेता हूँ अपन ने, ठीक है ना। जो घर में अपन जो बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं वो सब क्या है? वो सब ऑर्डिनरी लाइट है। क्या है बेटा? ऑर्डिनरी लाइट। तो मैं ऐसे कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट ले लेता हूँ। अब ये जो ऑर्डिनरी लाइट जो है, ये जो ऑर्डिनरी लाइट है मैं किसी निकोल प्रिज्म से पास कर रहा हूँ। किससे? निकोल प्रिज्म से मैं पास कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा कि जब भी कोई एक रैंडम
कोई रेंडम लाइट, मतलब कोई ऑर्डिनरी लाइट, जो घर में हम बल्ब जो यूज़ करते हैं वो भी एक ऑर्डिनरी लाइट होती है, और उस ऑर्डिनरी लाइट को मैं किसी निकोल प्रिज्म से पास करता हूँ, निकोल प्रिज्म से पास करता हूँ, तो होगा क्या बेटा कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा। कौन से प्लेन में? सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा, है ना। और ये जो प्लेन है, इसी प्लेन को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहते हैं अपन? प्लेन पोलराइज लाइट। तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई आप ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म से आप पास करते हो, तो वो सिर्फ वो जो लाइट यहाँ से जो निकलेगी, यहाँ से कोई लाइट निकलेगी, तो लाइट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है वो वाइब्रेट करेंगी। मतलब हमेशा ये देखो, ये जो आपको ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लाइट जो है, इस पे हमेशा ये परपेंडिकुलर रहती है, और जब भी ये परपेंडिकुलर रहती है ना बेटा, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और ये जो यहाँ पर जो आपको निकोल प्रिज्म जो दिख रहा है, ये निकोल प्रिज्म जो है वो किसके समान वर्क कर रहा है पता है? पोलराइजर, पोलराइजर। तो ये जो पोलराइजर जो है, ये निकोल प्रिज्म जो है ये पोलराइजर के समान वर्क करता है। तो अब ये निकोल प्रिज्म क्या होता है? तो बेटा ये जो निकोल प्रिज्म जो ना, ये कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ रहता है। किससे? कैल्साइट क्रिस्टल, CaCO3 इसका फार्मूला होता है। कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ रहता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ कैल्साइट crystal. It is actually combination of two prism fused base to base by Canada balsam। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, निकोल प्रिज्म जो दिखाई दे रहा है, ये कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ रहता है। एक्चुअली ये दो प्रिज्म को ये जोड़ के मतलब फ्यूज किया रहता है कैनेडा बाल्सम के द्वारा, है ना। और ये जो है बिल्कुल पोलराइजर की तरह वर्क करता है। किसके समान? पोलराइजर की तरह ये वर्क करता है। तो जब भी कोई ऑर्डिनरी लाइट को आप निकोल प्रिज्म से पास करते हो, तो जब भी आप कोई ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हो, तो सिर्फ वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है, एक ही प्लेन पे वाइब्रेट करता है। बस उसे प्लेन को अपन कहते हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं भी आएगा तो आप टेंशन मत लो, हम आगे अभी और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ना। चलो देख लेते हैं अपन क्या दिया हुआ है। और लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोले भाई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये एक ऐसी लाइट होती है जो ऑसिलेट करती है। क्या करती है? ऑसिलेट करती है। कहाँ ऑसिलेट करते हैं? सिर्फ एक ही प्लेन पे। देखो ये सिर्फ एक ही प्लेन में क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है, मतलब वाइब्रेट कर रही है। और ये किस पे परपेंडिकुलर है? ये है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पे क्या है? ये देखो ये परपेंडिकुलर दिख रही है आपको। तो जब भी कोई भी अगर ऑर्डिनरी लाइट किसी निकोल प्रिज्म से पास होती है ना बेटा, तो हमेशा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पे क्या रहती है? हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करती है? वाइब्रेट करती है, मतलब ऑसिलेट करती है। तो ऐसे लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने टॉर्च देखे ना बेटा, टॉर्च देखो, ये मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये है हमारा टॉर्च, ठीक है ना। अब इस टॉर्च में यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा के रखा हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं कोई भी ऊपर से जो कांच है, कांच मतलब वो जो पोलराइजर जो है, वो मैंने अभी यहाँ पर लगा के नहीं रखा हो। ये है बेटा पोलराइजर, ठीक है ना। अब इस पोलराइजर को मैंने अभी यहाँ पर लगा के नहीं रखा, और जैसे मैं इसको स्विच ऑन करूँगा, जैसे मैं इसके स्विच ऑन करूँगा ना, तो क्या होगा बेटा? ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो करेगा तो इसकी लाइट जो है देखो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। देखो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेंगी। इतना चीज़ें समझ में आई। और अभी सेकंड केस में देखो, ये तो हमारा फर्स्ट केस है कि भाई अपन ने यहाँ पर जो पोलराइजर जो है वो हटा दिए, और बल्ब जैसे स्विच ऑन किया अपन ने, तो ये जो बल्ब है ग्लो किया, और इसका जो उजाला है मतलब इसकी जो लाइट जो है वो हर पॉसिबल प्लेन में जो है ये वाइब्रेट कर रही है। आप देख पा रहे हो हर पॉसिबल प्लेन में क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। अब सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है हमारा जो टॉर्च है, ये जो आपको टॉर्च ये है ना, यहाँ पर अब मैं लगा रहा हूँ पोलराइज, यानी पोलराइजर में लगा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर सपोज करो कि ये निकोल प्रिज्म है। क्या है ये? निकोल प्रिज्म, मतलब पोलराइजर है। क्या है बेटा? पोलराइजर। अब यहाँ पर है ये रखा हुआ बल्ब, है ना। अब मैं इसको जो स्विच ऑन करता हूँ, जैसे मैं इसको स्विच ऑन करूँगा बेटा, तो ये जो बल्ब है वो क्या करेगा? ये बल्ब करेगा, ग्लो करेगा। और ये ग्लो करेगा तो इसकी जो पहले जो यहाँ पर बिना पोलराइजर की जो लाइट जो इधर उधर जो ट्रेवल करी थी, हर पॉसिबल प्लेन में ट्रेवल करी थी, अब वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब जैसे यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, समझो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो लाइट है बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी। इसका मतलब ये जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करती है? ट्रेवल करती है। और वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोजिशन ऑफ लाइट पे क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। आई होप इतना तो समझ में आया होगा ना।
ठीक है ना। कि जब भी कोई ऑर्डिनरी लाइट, ये कौन सी लाइट है बेटा, ये ऑर्डिनरी लाइट है। अब ये ऑर्डिनरी लाइट किससे पास हो गई, निकोल प्रिज्म मतलब पोलराइजर से क्या होगी, पास हो गई। तो वो सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट करेंगे, एक ही प्लेन में जाएंगे, और वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पे क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखो अपन यहाँ पर वर्किंग भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वर्किंग में, क्या दिखा, देखो when ordinary light is passed through Nicol prism, oscillations only in one plane emerge out, such a light called as PPL। और ऐसे लाइट को हम क्या कहते हैं, PPL, है ना। ठीक, मतलब जब भी कोई ऑर्डिनरी लाइट हो, जब भी किसी ऑर्डिनरी लाइट को मैं किसी निकोल प्रिज्म से पास करता हूँ, तो यहाँ से लाइट जो है वो निकलेगी, है ना। तो यहाँ से जो लाइट जो निकलेगी तो सिर्फ वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, मतलब एक ही प्लेन में क्या करेगी, वो ऑसिलेट करेगी। और जो एक ही लाइन पे जो प्रोपोगेट करती है उसे अपन प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, ट्रेवल करती है, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पे क्या रहती है, ये परपेंडिकुलर रहती है। समझ में आ रही बात बेटा, ये आपको अच्छे से समझ के रखना है ना। और बात करें अपन निकोल प्रिज्म की, तो क्या बोले, निकोल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल। ये किससे बना हुआ रहता है, ये बनता है कैल्साइट क्रिस्टल से, CaCO3 कैल्साइट क्रिस्टल से ये बना हुआ रहता है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोलराइजर। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो चलो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। फिर है हमारा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन सा है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, पोलराइजर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा, जो कि जस्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पोलराइज जो है PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका था ना। बस इसी से हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है यहाँ पर डिस्कस होगा, है ना। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जहां पर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट मतलब PPL जो है वो क्या होता है बेटा, रोटेट होता है। समझ में आ रही है। तो जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट तो जो रोटेट करवाने वाली जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आ रही बेटा। चलो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये है हमारा बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या करता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, एक ही डायरेक्शन पे आपको ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा कौन सा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं किसी एक्वेस सोल्यूशन से पास करता हूँ, किससे, एक्वेस सोल्यूशन से पास करा रहा हूँ। अब ये एक्वेस सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है बेटा शुगर हो, या फिर हो सकता है लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड। तो जब भी कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो मैं एक्वेस सोल्यूशन लाइक शुगर और लैक्टिक एसिड से पास करता हूँ, तो होगा क्या बेटा, ये जो लाइट जो है वो इंसिडेंट करेगी। और जैसे ये लाइट इंसिडेंट करेगी तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हो सकता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करे, या फिर हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो ये जो रोटेट करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो रोटेट करने वाली प्रॉपर्टी होती है ना, इस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। आई होप इतना समझ में आ गया बेटा, है ना, समझ में आ रहा है। देखो मैं फिर से इसको अच्छे से डिस्कस करता हूँ। क्या दिया हुआ बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो ये अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट तो रोटेट करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसकी वर्किंग में बताया, क्या बताया कि ये है हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या है बेटा, हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैं ऐसा क्यों दिखा रहा है इसको प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है ना। मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है, मतलब ऑसिलेट करता है, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पे क्या रहती है, ये रहती है हमेशा परपेंडिकुलर। क्या रहती है बेटा, हमेशा
परपेंडिकुलर। ये जो है हमारी, ये जो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, तो इस पे क्या रहता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को मैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या और क्या हो सकता है, ये ग्लूकोज हो सकता है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड हो सकता है ना। तो जब भी मैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से ग्लूकोज या लैक्टिक एसिड से पास करवाता हूँ, मतलब किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास कराता हूँ, तो होगा क्या बेटा, तो ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये हो सकता है बेटा क्लॉकवाइज राइट रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो ये जो रोटेट करने वाली जो फिनोमिना है, मतलब रोटेट करने वाली जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है ना। When PPL passes through a aqueous solution of organic compound like sugar and lactic acid, the incident light undergo rotation of its plane of polarization. The plane polarized light rotate either to the right hand side or लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये जो पीपीएल जो है, ये जो पीपीएल है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मतलब ये या तो वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा या तो वो राइट हैंड साइड रोटेट करेगा। आई थिंक इतनी बात चीज़ आपको समझ में आया कि भाई क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ग्लूकोज से पास होगा, मतलब कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास होगा, तो प्लेन पोलराइज क्या करेगा, वो करेगा बेटा रोटेट, है ना। तो रोटेट करेगा तो किधर, या तो वो क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। बस इसी रोटेट करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, यही जो रोटेट करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, उसे अपन कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट करने वाली प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही बेटा, है ना। और वो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, मतलब जो रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, या तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। तो हम इसका रोटेशन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गया तो चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है बेटा हमारा कंपाउंड। तो देखोगे बेटा ना, यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ पहले। कंपाउंड जो ना, यानी कोई जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमारे पास दो तरीके से, एक होता है बेटा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और एक होता है बेटा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। अब ये बोलोगे कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है। तो भाई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करवा सकते, रोटेट करवा सकते। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। मतलब प्लेन पोलराइज्ड को अगर रोटेट करवाता है कोई मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना। और ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जो कि बिल्कुल भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करवाते, ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है। भाई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते, है ना। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। देखो ये है हमारा बेटा पीपीएल मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को मैं समझो कि किसी सपोज कोई मॉलिक्यूल से पास करता हूँ, तो ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है। अब ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। समझा कि भाई ये जो प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये पास तो हुआ पर वो रोटेट नहीं किया। तो जो भी ऐसे कोई कंपाउंड या ऐसे कोई मॉलिक्यूल जो कि रोटेट नहीं होते हैं, उसे हम ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। और सपोज कि ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो है और किसी मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करूँ,
है ना, जैसे ग्लूकोसाइलैक्टिक एसिड, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा। हो सकता है वो क्लॉकवाइज या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर वो कंपाउंड रोटेट होते, इसका मतलब वो कौन से कंपाउंड रहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। कौन सा बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकते हैं, और ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते। ठीक है ना बेटा, इतना समझ में आया ना। फिर अपन देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड तो हमने तो बोल दिए कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करवाता है, रोटेट करवाता है ना। तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, है ना। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट तो करेगा, पर किधर करेगा, या तो वो क्लॉकवाइज करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। मतलब या तो वो राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा, है ना। तो अगर कोई मॉलिक्यूल या अगर कोई कंपाउंड राइट हैंड साइड में, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, क्या बोल रहा हूँ देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड में अगर वो रोटेट करवाता है, तो इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा बेटा डेक्स्ट्रो। कौन सा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। किसी ने पूछा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड क्या होता है, तो भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड ये एक ऐसा कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा सकता है। ऐसे कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। और ये जो डेक्स्ट्रो का जो सिंबल होता है ना बेटा, वो होता है डी। क्या होता है बेटा, डी। हम इसको डी से दिखाते हैं या फिर इसको हम प्लस साइन से दिखाते हैं। डेक्स्ट्रो का साइन क्या है, या तो डी साइन या तो फिर वो प्लस साइन होता है। ये बात आपको अच्छे से समझना है ना। और दूसरा, अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब अगर वो जो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड अगर वो रोटेट करता है, दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड तो हम क्या कहते हैं बेटा, लियो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। कौन सा बेटा, लियो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है वो या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। ऐसे रोटेट करने वाले पीपीएल को हम क्या कहते हैं, लियो रोटेटरी मॉलिक्यूल या लियो रोटेटरी कंपाउंड। और इसे हम कौन साइन से दिखाएंगे, हम इसे एल साइन से दिखाएंगे या फिर माइनस साइन से दिखाएंगे। डेक्स्ट्रो को अपन स्मॉल डी से दिखाते हैं या प्लस साइन से दिखाते हैं, तो लियो को हम स्मॉल एल या फिर निगेटिव साइन से दिखाता है। अगर बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो हम एग्जाम्पल कैसा बोल सकते हैं, डी ग्लूकोज या डी लैक्टिक एसिड या प्लस ग्लूकोज या प्लस लैक्टिक एसिड। वैसे लियो का अगर एग्जांपल देना है तो कैसे दोगे, एल लैक्टिक एसिड या एल ग्लूकोज या फिर माइनस ग्लूकोज या माइनस लैक्टिक एसिड। इस तरह से हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की दो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। चलो अपन इसको वर्डिंग फॉर्म में देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, हमारा सबसे पहला जो है वो है बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड इज कॉल्ड अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट करवा सकता है, क्लॉकवाइज। किधर, क्लॉकवाइज, मतलब राइट हैंड साइड में रिवॉल्व करवाता है या रोटेट करवाता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम या ऐसे कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना। और इसका जो सिंबल होता है वो या तो माइनस डी होता है, मतलब डी से अपन इसको शो करते हैं या फिर प्लस साइन से शो करते हैं। और बात करें हम इसके एग्जाम्पल की तो आएगा डी ग्लूकोज। कौन सा, डी ग्लूकोज या फिर डी लैक्टिक एसिड। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड के। और बात करें अपन लियो रोटेटरी कंपाउंड की,
a compound which rotate the plane polarized light toward the left hand side is called as levorotatory compound. its symbol L और माइनस साइन है ना। तो ये जो लीवोरोटेटरी मॉलिक्यूल होते हैं या लीवोरोटेटरी कंपाउंड जो है ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या करवाता है, रोटेट करता है। ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड को हम लीवोरोटेटरी मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा बेटा, इसका एग्जाम्पल बनेगा एल ग्लूकोज या फिर एल लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। देन उसके बाद में हमारा कॉन्सेप्ट आता है बेटा रेसेमिक मिक्सचर या फिर रेसेमिक मॉडिफिकेशन भी इसको अपन कहते हैं। तो देखो बेटा रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है। बेसिकली जो रेसेमिक मिक्सचर जो है ना ये डेक्स्ट्रो प्लस लियो का कॉम्बिनेशन होता है। डेक्स्ट्रो और लियो का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इक्विमोलर प्रोपोर्शन में रहता है रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है ना। चलो देखते हैं। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी इज कॉल्ड एज रेसेमिक मिक्सचर। मतलब जहां पर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर मतलब क्या होता है बेटा, जैसे देखो जैसे ये ए बी सी डी ये ऐसा कोई कंपाउंड है, तो आप इसको मिरर में लेके जब जाओगे ना तो बी जो राइट हैंड साइड में था अब वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और ए जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा। दिख रहा है आपको, है ना। ये मिरर में जाने के बाद में जब ये पोजीशन चेंज होती है, मतलब लेफ्ट का राइट में जाता है और राइट का लेफ्ट में जाने वाली जो पोजीशन है, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि चेंज होता है या जो रोटेट होता है, जो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल रहता है या जो नॉन सुपर इम्पोज रहते हैं ना बेटा, है ना। तो ये जो दोनों के दोनों जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, दोनों के दोनों जो कंपाउंड दिख रहे हैं ये क्या बेटा एक दूसरे के इनेंशियोमर है या इनेंशियोमॉर्फस है ना। चलो उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा इसका सिंबल क्या बनेगा, या तो वो DL साइन बनेगा इसका या फिर प्लस माइनस साइन बनेगा। अगर आप बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल कैसा बनेगा DL ग्लूकोज या फिर प्लस माइनस ग्लूकोज, राइट, या फिर DL लैक्टिक एसिड या फिर प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। ये इसका एग्जांपल बनेगा किसका, रेसेमिक मिक्सचर का, है ना। तो हम इनेंशियोमर जो है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। देखो क्या है बेटा हमारा इनेंशियोमर्स इज आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल एंटीपोड्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल एंटीपोड्स। ऑप्टिकल एंटीपोड्स के अलावा हम इसको इनेंशियोमॉर्फस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेंशियोमॉर्फस। देखो जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पर्सन और ये राइट हैंड ऑफ द पर्सन, ये देख रहे हो, जबकि एक ही पर्सन का है पर वो जैसे मिरर के सामने जाता है, जैसे वो मिरर के सामने जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है ना। जैसे ये जो आपको सैंडल दिख रही है ये मिरर में जाने के बाद में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ये जो मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हो, ये जो 2-क्लोरोब्यूटेन का जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, तो आपने जैसे इसको मिरर के सामने लेके गए तो देखो पोजीशन उसने चेंज कर दिया। जो क्लोरो राइट हैंड साइड में था अब वो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया और जो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में हो गया, मिरर है ना, मिरर के सामने जाने के बाद में है ना। तो जब भी जब भी कोई कंपाउंड, मतलब एक ही कंपाउंड रहता है पर मिरर में जाने के बाद में वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो एक दूसरे से क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, इनेंशियोमर्स। क्या हो गए, इनेंशियोमर। देखो वही लिखा हुआ है द ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable mirror image of each other are called as enantiomer। मतलब इनेंशियोमर एक ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो कि एक दूसरे के क्या रहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उसको मिरर के सामने लेके जाओगे तो अपनी पोजीशन वो चेंज करेगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और जब भी कोई मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल है मतलब वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, इनेंशियोमर रहेंगे। और उस इनेंशियोमर को अपन क्या क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा हम ऑप्टिकल एंटीपोड्स या फिर इनेंशियोमर्स। और इसका एग्जांपल है बेटा 2-क्लोरोब्यूटेन। कौन सा, 2-क्लोरोब्यूटेन, जो कि आपको नीचे इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। चलो इसको फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है।